रात के लगभग 2:30 बज रहे हैं। शहर का एक शानदार अपार्टमेंट के लगभग 8वें फ्लोर के एक फ्लैट की बालकनी में बेहद हताश निराश आंखों में निराशा के भाव और आंसू लिए विशाल अत्यधिक बेचैनी में बालकनी में इधर से उधर चहलकदमी कर रहा है। विशाल मन ही मन लगातार अपने इष्ट खाटू वाले श्याम बाबा को याद कर रहा है। बाबा, क्या भूल हो गई हमसे? क्यों भूल गए हमको? क्यों रूठे हो? थक गए हैं बाबा, अब और परीक्षा मत लो। विशाल अच्छी तरह जानता है कि ये कलयुग है। इस युग में चमत्कार नहीं होते, कितना भी पुकारो पर भगवान प्रकट नहीं होते। पर जिसका सब कुछ दांव पर लगा हो वह तो जब तक आस है तब तक प्रयास तो करता ही है। मन ही मन श्याम प्रभु को मनाते मनाते अचानक उसे केशव चाचा जी याद आ गए। विशाल सोच रहा है, हे प्रभु, जिस दिन से केशव चाचा जी ने मुझसे डीलिंग तोड़ी है उस दिन से मेरा व्यापार डाउन ही होता चला गया। मुझे परेशानियां घेरती ही चली गई। हे श्याम बाबा, अब तो केवल आपका ही सहारा है। विशाल अपने इष्ट श्याम बाबा को मना रहा है और सोच रहा है कि उस दिन पार्टी में विशाल ने पिता तुल्य केशव चाचा जी का मजाक क्या उड़ाया। वे उसी समय नाराज हो गए। कितनी बार मना चुका, माफी मांग चुका, पर वे हर बार एक ही बात कहकर उसको शांत कर देते हैं कि जो व्यक्ति अपने से बड़े का सम्मान नहीं कर सकता उसके साथ में व्यापार नहीं करता। कितनी बार उनके घर हो आया, उनकी पत्नी सुलेखा चाची जी से कितनी मिन्नतें की, पर वे तो इतने नाराज हो गए कि किसी भी प्रकार उससे डीलिंग को तैयार नहीं है। इस बार तो चाचा जी चाची जी तक का कहना नहीं मान रहे। हे श्याम बाबा, मार्ग दिखाओ। हालांकि केशव चाचा जी उसके कोई चाचा नहीं लगते, लेकिन उम्र का लिहाज करते हुए विशाल उनकी बहुत इज्जत सम्मान करता है। और क्योंकि वे विशाल के पिता की उम्र के हैं, इसीलिए वो उनको चाचा जी कहता है। चाचा जी के नाराज हो जाने के बाद जो विशाल का व्यापार डामाडोल हुआ है, उससे विशाल और उसकी पत्नी पूनम बुरी तरह टूट चुके हैं। पूनम एक अच्छे परिवार की महिला है जिसका विशाल से बहुत खुशी खुशी विवाह हुआ। इन लोगों की शादी को लगभग 12 वर्ष बीत चुके हैं। इन 12 वर्षों में विशाल और पूनम के 2 बेटे हो गए हैं। बड़ा बेटा 10 वर्ष का और छोटा लगभग 7 वर्ष का। श्याम बाबा के आशीर्वाद से विशाल और पूनम अपनी अच्छी जिंदगी जी रहे थे और अपने वैवाहिक जीवन में बेहद खुश भी थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जब से केशव जी नाराज हुए हैं, लगातार विशाल अपने बिजनेस में गिरता चला जा रहा है। अब तो आज ये परिस्थिति बन गई है कि उसे एक व्यक्ति को 12 लाख रुपए देने हैं जिसकी उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। पैसे वापस ना कर पाने की दशा में वह व्यक्ति विशाल के साथ क्या करेगा, ये सोचकर ही विशाल सिहर जा रहा है। रात के 3 बज रहे हैं। विशाल बेचैनी, हताश, दुख, परेशानी में अपने फ्लैट की बालकनी में टहल रहा है। वहीं पूनम अंदर कमरे में दोनों बच्चे अपने माता पिता की टेंशन से अनजान बगल के कमरे में गहरी नींद में सो रहे हैं। पूनम बालकनी से लगे कमरे में पलंग पर बैठी है। उसने अपने दोनों घुटने मोड़ रखे हैं और उनके बीच में अब आने सर को झुकाए सिसक रही है। वह जानती है कि उसके पति की कोई भूल गलती नहीं है, पर किस किस को क्या कहे। वह भी रोते रोते अपने इष्ट को याद कर रही है। रात के लगभग 3:30 बज चुके हैं। हताश निराश सा विशाल बोझिल कदमों से बालकनी के अंदर कमरे में आता है। कमरे के दरवाजे की आवाज सुनकर पूनम उस ओर देखती है। सामने विशाल खड़ा है और कातर निगाहों से पूनम को देख रहा है। पूनम अपने पति का इशारा समझकर बहुत दुखी होकर पलंग से उठती है और एक भरपूर नजर से अपने कमरे को चारों तरफ निहारती है। एक एक चीज को देख रही है कि किस प्रकार उसने पिछले 12 वर्षों में एक एक चीज को जगह जगह से लिया है और अपने कमरे घर को बहुत करीने से सजाया है। पूनम अपनी रसोई में बहुत ही थकी थकी सी जा रही है और रात की बातें याद कर रही है, जब बहुत परेशान हालात में विशाल घर आया था और आते ही उसने रुआशे होकर बहुत दुखी अवस्था में बोला था
कि पूनम अब कोई रास्ता नहीं बचा। कहकर जहर की एक बोतल पूनम को देते हुए कहा कि अब आज की रात हम सभी की आखिरी रात है। पूनम ने कहा भी कि कोई तो मार्ग होगा, किसी से बातचीत तो कीजिए, केशव चाचा जी को एक बार और मना कर तो देखो। पर विशाल बोला, पूनम, चाचा जी के लिए जितना प्रयास कर सकता था उससे अधिक कर चुका हूँ, और भी उन जैसे कई क्लाइंट से बात कर चुका हूँ, ना जाने कितनों के पैर पड़ चुका हूँ, पर कोई उपाय नहीं मिल रहा। उधर वो कमीना अपने 10 लाख के लिए अत्यधिक दबाव बनाए हुए है। आज तो उसने धमकी दे दी है कि यदि मैंने उसे कल सुबह तक पैसे वापस नहीं किए तो वह तुम्हें और बच्चों को उठा ले जाएगा। क्या करूँगा मैं, क्या होगा, ये सोच सोच कर सिहर जाता हूँ। ना जाने कौन सी भूल हो गई जो मेरा श्याम जी भी मुझसे रूठ गया है। तब पूनम भी रोते हुए बोली कि एक बार और प्रयास करते हैं, आज की रात खाटू वाले को मनाने की। यदि उसने कोई मार्ग दिखा दिया तो ठीक है, नहीं तो सुबह 4 बजे हम चारों इस जहर का सेवन कर प्राण त्याग देंगे। विशाल बोला कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम बच्चों को और तुम खाना खाकर सो जाओ। मेरी कोई इच्छा नहीं खाने की, मेरी भूख मर चुकी है। मैं आज की रात जागरण करूंगा, खाटू वाले को मनाऊंगा, देखता हूँ शायद कोई चमत्कार हो ही जाए। पूनम बोली, मेरी भी इच्छा नहीं है खाने की। बच्चों को खाना खिलाकर मैं भी आपके साथ प्रभु को याद करूंगी, शायद हम में से किसी की प्रभु सुन लें। यही सब सोचते सोचते पूनम रोते हुए अपनी रसोई से 4 गिलास और वह जहर की बोतल लेकर बच्चों के कमरे में आती है। वहाँ विशाल पहले से ही बच्चों को जी भरकर निहारना चाहता है, इसीलिए वह एक और खड़ा एकटक बच्चों को देख रहा है। पूनम ने एक टेबल पर चारों गिलास रख दिए और आखिरी बार श्याम प्रभु को याद कर रही है। पूनम सुबकते हुए जहर की बोतल का ढक्कन खोल रही है, जिससे वे सभी जहर पीकर इस दुनिया को अलविदा कह सके। अभी बोतल का ढक्कन खुल भी नहीं पाया था कि तभी उनकी डोरबेल बजी। डोरबेल की आवाज सुनते ही विशाल डर से सिहर गया। वो पूनम से बोला, इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है? क्या वो इतनी सुबह सुबह? नहीं नहीं, इतनी सुबह क्यों आएगा? पूनम विशाल को सांत्वना देते हुए बोली, आप चिंता मत करो, जब हम लोग स्वयं को समाप्त ही कर रहे हैं तो डर क्यों? अरे वो होगा भी तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? अरे अधिक से अधिक हम सभी की जान ही तो लेगा। वो तो हम लोग वैसे ही सुसाइड कर रहे हैं। कहकर रुआसी सी पूनम दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजे के होल से पूनम ने देखा तो बाहर एक सांवला सा अत्यंत आकर्षक युवक खड़ा था। न जाने उस युवक में क्या आकर्षण था कि पूनम ने बिना कुछ पूछे दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही सामने जो अत्यधिक आकर्षक युवक खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक तेज था। उसकी मुस्कान इतनी मनमोहक है जैसे स्वयं प्रभु मुस्कुरा रहे हों। पूनम तो एक बार को खो सी गई और उसके सम्मोहन में स्वयं को भूल गई। वह तो अपनी सुध बुध ही खो बैठी। उसे बस उस क्षण ये प्रतीत हुआ कि उसके इष्ट श्री श्याम प्रभु आए हैं। अभी पूनम श्याम प्रभु के सम्मोहन में अपने इष्ट को निहार ही रही थी कि वह युवक बहुत ही मधुर ध्वनि में बोला, विशाल विशाल बुला रहा था। विशाल भी उस युवक की आवाज सुनकर खिंचा चला आया। वह भी पूनम के समान ही अपनी सुध बुध खो बैठा और उस युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वह युवक चिताकर्षक मुस्कान के साथ बोला, अंदर भी नहीं आने को कहोगे? ना जाने उस युवक की बोली में क्या आकर्षण था कि बिना कुछ बोले सुने विशाल और पूनम एक और हो गए और वे युवक अंदर आकर सोफे पर विराजमान हो गया। युवक बोला, इधर आओ तुम दोनों, मैं हूं ना, तो चिंता क्यों करते हो? वे दोनों तो पहले ही उस युवक के सम्मोहन में बंध चुके थे, इसीलिए सम्मोहन में बंधे उस युवक के पास आ गए। वे दोनों कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे
केवल उस युवक के सम्मोहन में बंधे और केवल अविरल आंसू बहा रहे थे। युवक ने उन दोनों को अपने पास बिठाया और उन दोनों के सर पर हाथ फिराने लगा। जैसे ही उस युवक ने उन लोगों के सर पर हाथ फिराया, उन लोगों की अपने इष्ट में असीम श्रद्धा से आंखें बंद हो गई और वे दोनों अपने इष्ट श्याम प्रभु को याद करने लगे। अपने इष्ट के हाथ फिराने से वे दोनों असीम शांति का अनुभव कर रहे थे। तभी उनके सर पर हाथ फिराते हुए युवक बोला, चिंता मत करो, तुम्हारी सारी समस्याएं अब मेरी हैं। जाओ और चिंता मुक्त होकर अपना कर्म करो। और हाँ, जब मैं हूँ तो ये विषपान जैसा अनुचित कर्म क्यों कर रहे थे? अब जीवन में कभी भी ऐसा अनुचित कार्य मत करना। और उसी के साथ वह युवक अंतर्ध्यान हो गया। जैसे ही वह युवक अंतर्ध्यान हुआ, उन दोनों की चेतना वापस आ गई और उन लोगों ने देखा जहां वह युवक बैठा था वहां एक मोर पंख रखा हुआ था। वे लोग बीते क्षण को याद कर अवाक से थे और बोले, साक्षात प्रभु आए थे हमारे लिए। नहीं हारेंगे हिम्मत, फिर से कोशिश करेंगे जब प्रभु का आशीर्वाद हमारे साथ है। कहकर पूनम ने उस मोर पंख को उठाकर माथे से लगाया और अपने घर में बने छोटे से मंदिर में उसको रख दिया और विशाल से बोली, आप कुछ देर आराम कीजिए, फिर उठकर प्रभु का ध्यान करना है। मेरा विश्वास है आज कुछ इतनी अच्छी खबर आएगी कि हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। विशाल बोला, प्रभु चाहेंगे तो ऐसा ही होगा। कहकर विशाल कुछ देर के लिए अपने बिस्तर पर लेट गया। सारी रात का जागा विशाल लेटते ही उसकी आंख लग गई। सुबह के कोई 8 बज रहे थे। विशाल उठ चुका था। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। पूनम बच्चों का टिफिन लगाकर विशाल को चाय देने आई। विशाल बोला, पूनम कैसे होगा समझ नहीं आ रहा। 12 बजते ही उस आदमी को पैसे देने हैं और अभी तक कोई पेमेंट की व्यवस्था नहीं हुई है। पूनम बोली, क्यों टेंशन लेते हो, प्रभु पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। सुबह के 9 बज चुके हैं। अनमने से मन से और हताश निराश सा विशाल तैयार होकर अपने इष्ट प्रभु श्याम बाबा की पूजा पाठ कर रहा है। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। सशंकित मन से विशाल एकटक दरवाजे को देख रहा है। पूनम दरवाजा खोल रही है। पूनम जैसे ही दरवाजा खोलती है तभी विशाल का मैनेजर अंदर आता है। तब तक विशाल भी अपनी पूजा पाठ समाप्त कर उठ चुका है। मैनेजर अंदर आते ही विशाल से कहता है, भैया आपका फोन कहाँ है? सुबह से अनगिनत बार आपको फोन कर चुका हूँगा। विशाल बोला, लेकिन क्या हुआ क्या है? मैनेजर बोला, आप फोन तो लाइए। विशाल बोला, मैंने अपना फोन स्विच ऑफ किया है। कल रात से कोई खास बात हो तो उसे ऑन करूं। सेठ जी का फोन आया था, वे सुबह से अनगिनत बार आपको फोन मिला चुके हैं पर आपका फोन मिल ही नहीं रहा है। फिर हार कर उन्होंने मेरा फोन मिलाया था। विशाल मैनेजर की बात सुनकर हड़बड़ाता हुआ, सेठ जी मतलब केशव चाचा जी? जी भैया। विशाल आश्चर्य से, वे क्यों फोन कर रहे हैं? मैनेजर, अरे मुझे क्या पता, बस वे यही बोले कि मैं किसी भी तरह शीघ्र अति शीघ्र आपसे उनकी बात करा दूं। विशाल बहुत असमंजस की अवस्था में अपना फोन ऑन करता है और केशव चाचा जी को फोन मिलाता है। विशाल चाचा जी से, चाचा जी आपने फोन किया क्या? केशव जी नाराज होते हुए बोले, अभी के अभी घर आ। विशाल डरते डरते बोला, लेकिन चाचा जी हुआ क्या? तू घर आ रहा है या मैं ही तेरे पास आऊं? अरे चाचा जी, मैं आपके बेटे समान हूँ, मैं ही आऊँगा। केशव जी, तू बेटा समान है, क्यों झूठ बोलता है? यदि तू मुझे अपने पिता समान समझता होता तो मुझे अपनी परेशानी ना बताता, जो तू और पूनम बिटिया आत्महत्या करने की सोचने लगे। अरे मुझे तो स्वयं पर ही शर्म आ रही है कि मेरे बच्चे इतने परेशान हैं और मैंने उनकी कोई सुध तक ना ली। विशाल ये सुनते ही हक्का बक्का रह गया। वो सोच में पड़ गया कि उसके आत्महत्या की या ऐसी किसी भी बात की उसने किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर चाचा जी को कैसे पता चला कि वे लोग ऐसा कदम उठा रहे हैं? तभी उसके फोन पर फिर से केशव जी की आवाज आई, सुन रहा है या नहीं? अभी घर आ और पूनम बिटिया को भी साथ में ले आना। जी चाचा जी, आता हूँ।
फ़ोन कट हो जाता है। फ़ोन कट होने के बाद मैनेजर बोला, भैया सेठ जी ने जो ऑर्डर दिया है उसका क्या करूं? विशाल आश्चर्य से, सेठ जी ने ऑर्डर? ठीक है, जो ऑर्डर है वो उनको डिलीवर करो। मैं और भाभी अभी चाचा जी के पास होकर ऑफिस आते हैं। मैनेजर, ठीक है भैया। कुछ ही देर में विशाल और पूनम केशव जी के घर पहुंचते हैं। विशाल और पूनम के चेहरे टेंशन के कारण उतरे हुए हैं। उन दोनों के चेहरे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वे दोनों ना जाने कितने बीमार हैं। ना चेहरे पर कोई खुशी, ना कोई आभा, बस था तो चेहरा निर्जीव सा, मुरझाया सा, जैसे किसी पुष्प का रस निकालकर उसको छोड़ दिया गया हो। उन लोगों को देखते ही केशव जी बहुत प्यार से बोले, बेटा क्या परेशानी है, कुछ बोल तो। विशाल को केशव जी से आत्मीयता मिलते ही बस उसकी रुलाई फूट गई। पूनम उसको ढांढस बंधाने लगी। पूनम विशाल से बोली, शांत हो जाइए, बाबा पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। केशव जी भी विशाल को सांत्वना देते हुए, बेटा शांत हो, और क्या हुआ ये बता। विशाल कुछ संभलता हुआ, चाचा जी मैंने ठाकुर से 10 लाख रुपए लिए हुए हैं, उसे आज हर हाल में वापस करनी है। मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, यदि उसे पैसे नहीं दिए तो वह न जाने क्या कर दे। कहते कहते विशाल का फिर से गला भर आया। केशव जी, तो ये बात है, चल मैं तेरे अकाउंट में 25 लाख ट्रांसफर करता हूँ, उसके पैसे वापस कर और मैंने जो ऑर्डर लिखाया है तेरे मैनेजर को उसे भेज। अब आज से हमारा फिर से व्यापार शुरू हो रहा है। कहकर केशव जी ने तुरंत अपने स्टाफ को फोन कर विशाल के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर के लिए बोल दिया। अभी केशव जी विशाल जी से उसकी समस्याओं के बारे में बातचीत ही कर रहे थे कि विशाल के मोबाइल पर पेमेंट रिसीव का बैंक का मैसेज आ गया। बैंक का मैसेज देखकर विशाल भावुक होकर केशव जी से बोला, चाचा जी कैसे आपको धन्यवाद दूं, मुझ पर शब्द नहीं है। केशव जी बोले, बेटा शुक्रिया अदा करना है तो उस प्रभु का कर जिसने मुझे ये सब के लिए प्रेरित किया। विशाल बोला, मैं समझा नहीं चाचा जी। केशव जी बोले, बेटा पिछले कुछ दिनों से मुझे निरंतर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी को मेरी आवश्यकता है, कोई है जो मेरी ओर बहुत आस से देख रहा है। जिस दिन से ये एहसास होना प्रारंभ हुआ उस दिन से मेरे दिल में निरंतर अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। कितना भी हर्ष का वातावरण क्यों ना हो, मन को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। मंदिर गया, वहाँ कीर्तन में बैठा, पर फिर भी मन संतुष्ट नहीं था। हर पल लगता था कोई अपना है जो बहुत बेचैन है, जिसकी मैं सहायता कर सकता हूँ, वो मुझे पुकार रहा है। केशव जी उन क्षणों को याद कर भावुक हो गए और उस भावुकता में नम हुई आंखों को पोंछते हुए फिर बोलना शुरू किया। सुख शांति की नींद तो मुझे कई रातों से नहीं आ रही थी, पर कल शाम को जब मैं अपने ऑफिस से उठ रहा था तो मेरे यहाँ के एक बहुत ही विश्वस्त स्टाफ से ने ना जाने क्यों, जबकि वह बहुत ही कम बोलता है, कभी भी कोई अनर्गल बात नहीं करता, ना ही किसी अन्य की कोई बात बताता है, उसने मुझे बताया कि तुम बहुत अधिक परेशान हो। ना जाने उसके बाद मुझे कितनी बेचैनी होने लगी कि उसको व्यक्त करना संभव नहीं है। फिर जिस दिन से तुमसे नाराज हुआ, हर उस क्षण को याद किया कि शायद मैंने भी उस मजाक वाली बात को कुछ अधिक ही अपना ईगो बना लिया। अरे बच्चे तो अपने माता पिता तुल्य लोगों से हंसी मजाक करते ही हैं, फिर मैं ही तुमसे इतना क्यों नाराज हो गया। घर आया, तुम्हारी चाची जी से मैंने बात की, उन्होंने भी बोला कि मैं कुछ अधिक ही उस टॉपिक को दिल पर ले गया। उन्होंने भी कितनी बार मुझे समझाया, पर मैं उस समय किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था और उस बात को प्रश्न चिन्ह बना लिया था कि तुमने वैसा बोला ही क्यों था। जब तुम मुझसे इतनी बार माफ़ी मांगने आए
तो और एक इंसान क्या कर सकता है? मुझे क्षमा कर देना चाहिए था। फिर कल रात को तुम्हारे बारे में जानकर मुझे बहुत दुख तकलीफ हो रही थी। रात को ठीक से निवाला भी गले के नीचे से नहीं उतर रहा था। तो जब मैंने रात को खाना नहीं खाया तो सुलेखा बोली, भी क्यों नहीं, मैं तुमको फ़ोन कर लूँ। मैंने तुमको फ़ोन मिलाया तो तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ था। मैं उसी समय समझ गया कि तुम किसी भयानक मुसीबत में हो। विशाल बोला, चाचा जी, फ़ोन तो इसलिए स्विच ऑफ कर दिया था कि वो ठाकुर बार बार पैसों के लिए फ़ोन कर मुझे तंग कर रहा था। मेरे पास कोई उपाय नहीं था तो मैंने गुस्से में फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। ये सुनकर केशव जी बोले, समझ गया। रात को थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेट गया, पर बहुत बेचैनी हो रही थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। किसी तरह रात को 12 बजे के बाद आंख लगी ही थी कि सोते सोते मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा कि जैसे साक्षात मेरे इष्ट, मेरे श्याम प्रभु आदेश दे रहे हैं। वे मुझे कह रहे हैं, उठ और जो सहायता के लिए पुकार रहा है उसकी सहायता कर। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। रात को ये क्रम निरंतर चल रहा था। जैसे ही सोता मुझे ये आवाज़ सुनाई देती थी कि उसकी सहायता कर। आखिर सुबह के 4 बज गए और बहुत अधिक बेचैनी में मेरी आँख खुल गई। मैंने उस बेचैनी में अपने इष्ट को याद किया और उनसे निवेदन किया कि मुझे उसका नाम तो बताओ कि किसकी सहायता करनी है, कौन है जिसको मेरी सहायता चाहिए। ना जाने कैसे उसी क्षण मेरी अंतरात्मा से आवाज आई कि कल शाम को बताया तो था तुझे। बस उसी समय से मेरी नज़रों के सामने तेरा चेहरा था। मुझे नहीं पता कि फिर क्या हुआ। मैंने उसी समय तेरा फ़ोन मिलाया। सुबह चौक बोल रहा था। सुबह 4 बजे से कितनी बार तुझे फ़ोन किया मुझे नहीं पता। फिर तेरे मैनेजर को फ़ोन कर उसे बोला कि मेरी तुझसे शीघ्र अति शीघ्र बात कराए। उसने ही मुझे बताया कि तुम लोग फाइनेंशियली बहुत परेशान चल रहे हो। ये सुनते ही पूनम भावुक हो गई और बोली, देखा बाबा का चमत्कार। केशव जी बोले, बेटा मैं समझा नहीं। चाचा जी, हम लोग बहुत बिल्कुल हताश हो चुके थे। पूरी रात सोए नहीं थे। सारी रात बस प्रभु को मनाते रहे और रोते रहे। आखिर हार कर हताश होकर सुबह 3:30 बजे हम लोग आत्महत्या करने जा ही रहे थे कि तभी हमारे घर साक्षात हमारे इष्ट, हमारे बाबा हारे के सहारे श्याम प्रभु आए। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, हमारे सर पर हाथ फेरा और अंतर ध्यान हो गए। अब सब समझ आ गया। उसी क्षण उन्होंने आपको भी एहसास कराया कि कोई है जो आपको बुला रहा है सहायता के लिए। और शायद फिर उन्होंने आपसे वही कराया जो हमारे लिए उचित था। चाचा जी, आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन कल रात से जितना मैंने बाबा को याद किया, शायद उतना ही आपको भी याद किया कि आप इतनी सी बात पर क्यों इतने रूठ गए, क्यों इतने नाराज हो गए। जब से आप क्या रूठे, हमारी तो किस्मत ही रूठ गई। सारा सुख चैन चला गया, क्योंकि आज की रात हम लोगों के लिए बहुत भारी थी। इसीलिए मेरे प्रभु जो चाहते थे कि आप हमारे पालनहार बने, तो इसीलिए उन्होंने आपको भी उतना ही बेचैन कर दिया। वहाँ का वातावरण बहुत भावुकता भरा हो चुका था। सभी की आंखें नम थी, लेकिन दिल में सभी के संतुष्टि और हर्ष का भाव था। आज बहुत दिनों बाद केशव जी स्वयं को संतुष्ट महसूस कर रहे थे। आज बहुत दिनों बाद उनके मन मस्तिष्क में शांति थी। तभी सुलेखा जी उठी और बोली, अच्छा आप लोग बैठिए, मैं चाय नाश्ता लाती हूँ। विशाल बोला, नहीं चाची जी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनते ही केशव जी बोले, बेटा मैंने पिछले कई दिनों से उस बेचैनी के कारण ठीक से खाना नहीं खाया है। आज बहुत दिनों बाद मन संतुष्ट हुआ है, तो बेटा मेरे लिए ही सही आज तो चाय नाश्ता करना ही पड़ेगा। विशाल ने पूनम की ओर देखा। पूनम उठती हुई बोली,
तो ठीक है चाची जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आपका हाथ बटा देती हूँ चाय नाश्ता लाने में। कई सालों बाद देखते ही देखते कुछ वर्ष बीत जाते हैं। प्रभु की कृपा से विशाल बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। बड़े बिजनेस के कारण विशाल ने एक ऑफिस और खोल लिया है, जिसको पूनम नियंत्रित करती है। पूनम भी अब पूरी तरह बिजनेस वुमेन बन चुकी है। सारे शहर में केशव जी और विशाल की जोड़ी प्रसिद्ध हो चुकी है। बिना विशाल के केशव जी का काम नहीं चलता, तो बिना केशव जी के विशाल का भी काम नहीं चलता है। केशव जी की पत्नी सुलेखा जी पूनम को अपनी बेटी मानने लगी है। जब भी कोई आवश्यकता होती है तो वे तुरंत पूनम को फोन कर लेती है। पूनम भी सुलेखा जी का अपनी माँ समान ही सम्मान करती है। कैसी भी कोई समस्या क्यों ना हो, पूनम भी भागी भागी सी सुलेखा जी के पास पहुंच जाती है। अब जबकि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है, तो विशाल ने एक शानदार कोठी खरीद ली है। विशाल की सफलता से विशाल और पूनम का प्रभु श्री श्याम बाबा में विश्वास और भी पक्का हो चुका है। प्रत्येक 11 पर उनके घर में श्याम बाबा का कीर्तन और प्रसाद का आयोजन होने लगा है। इस कीर्तन में पूनम के साथ साथ विशाल और उनके बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। केशव जी और सुलेखा जी भी इस कीर्तन में सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त न जाने कौन कौन इस कीर्तन में सम्मिलित होने के लिए उनके घर आते हैं। एक प्रकार से उनका घर शहर में श्याम बाबा के आवास के नाम से प्रसिद्ध हो गया है, और इसीलिए पूनम ने अपनी कोठी पर लिखवाया भी है, मेरा सर्वेश्वर मेरा श्याम। प्रभु पर अटूट विश्वास के कारण हर 11 पर पूनम और विशाल के ऑफिस की अघोषित छुट्टी रहती है, और उस ऑफिस का सारा स्टाफ बिना कहे ही विशाल और पूनम के घर श्याम बाबा के कीर्तन में आमंत्रित रहता है। सभी कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, पर यह भी कटु सत्य है कि जीवन इतना आसान भी नहीं है। भगवान भी कदम कदम पर परीक्षा लेते हैं। वृक्ष पर जब फल आते हैं तो फलों के बोझ से वृक्ष की डाल झुक जाया करती है। तो यही सिद्धांत इंसानों को भी अपनाना चाहिए, पर इंसान आवश्यक नहीं कि वह ऐसा ही हो जाए। ये मानवीय स्वभाव है कि जैसे ही किसी इंसान के पास शक्ति आती है, चाहे वह शक्ति धन की हो, बल की हो या सत्ता की, उसको अहंकार आ ही जाता है। और जब अहंकार आता है तो उसकी बुद्धि का भी पतन होने लगता है, और फिर साथ में व्यसन भी आने लगती है, और वहां से पुनः उसका पतन का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। विशाल जैसे जैसे अपने व्यापार में ऊंचाइयां छू रहा था, वैसे वैसे ही उसका स्वभाव रूखा और कड़वा होता जा रहा था। वह विशाल जो अपने छोटे से छोटे स्टाफ के दुख दर्द में साथ खड़ा हो जाता था, अब उसके पास उन सभी के लिए समय ही नहीं था। जब समय नहीं था तो दुख दर्द में खड़े होने का तो प्रश्न ही नहीं था। जिन लोगों के हाथ हमेशा विशाल की उन्नति के लिए खड़े होते थे, अब उन लोगों के हाथों में विशाल के साथ न देने के कारण इतनी शक्ति ही नहीं रही थी कि वे विशाल के लिए दुआएं करें। पर क्योंकि विशाल का समय बहुत अच्छा चल रहा था, तो उसको किसी की दुआ की आवश्यकता भी नहीं थी। बस एक अच्छी बात ये थी कि विशाल का बाबा श्याम में विश्वास कम नहीं हुआ था, इसीलिए हर 11 पर वह सभी कार्य छोड़कर अपने घर पर आयोजित कीर्तन में अवश्य सम्मिलित होता था। हाँ, लेकिन एक अंतर यहाँ भी आ चुका था कि पहले वह अपने हाथों से कीर्तन के उपरांत प्रसाद वितरण करता था, पर अब उसके पास उस प्रसाद वितरण के लिए समय ही नहीं था। अब तो बाबा के कीर्तन के बाद बस उसके कुछ खास मित्र होते थे, जिनके साथ वह प्रसाद ग्रहण करता था, और फिर वहां से अपने मित्रों के साथ चला जाता था। कहते हैं भगवान बहुत दयालु है। जो भगवान की सच्चे मन से प्रार्थना करता है, भगवान भी उसके पाप क्षमा कर देते हैं। तो शायद विशाल के मन में बाबा के प्रति जो अगाध श्रद्धा थी,
ये उसी का परिणाम था कि अभी तक उस पर कोई विपत्ति नहीं आई थी। विशाल को अहंकार हो गया था कि आज वह जिस ऊंचाइयों पर है वह ऊंचाई उसने स्वयं अपनी मेहनत से पाई है। पर यह कड़वा सच है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता में केवल उसकी मेहनत ही नहीं होती, उस सफलता में कई अन्य लोगों का सहयोग भी होता है। ये वे लोग होते हैं जो आपके वे कर्मचारी होते हैं जो आपके प्रति समर्पित अत्यधिक निष्ठावान होते हैं, जिनके लिए आप यानी उनका बॉस ही भगवान होता है। वे अपने बॉस के लिए दिन रात एक कर देते हैं। वे लोग कई बार आपके लिए अपना घर परिवार तक इग्नोर कर देते हैं। ऐसे ही विशाल की एक एम्प्लॉय थी, उसकी सेक्रेटरी सोनिया, शादीशुदा 42 वर्षीय। ये अपने दायित्व के प्रति इतनी समर्पित थी कि इस विशाल के कहने से पूर्व ही वो सारे कार्य पूर्ण कर देती थी। उस सेक्रेटरी सोनिया के कारण विशाल को कई बार अतिरिक्त लाभ हुआ था, लेकिन ना तो सोनिया ने कभी इस बात का एहसास किसी को होने दिया कि उसके कारण विशाल अपने व्यापार में इतनी बुलंदी छू रहा है, और ना ही विशाल ने कभी इस बात को महसूस करने की चेष्टा की कि सोनिया के कारण वह इतना कुछ पा सका है। ऐसे ही एक दिन सोनिया के बेटे की तबीयत अत्यधिक खराब थी और संयोग से उसी समय सोनिया का मोबाइल खराब हो गया। सोनिया जितना शीघ्रता कर सकती थी उसने की, पर फिर भी वह उस दिन ऑफिस नहीं पहुंच सकी। उस दिन विशाल की एक अति आवश्यक मीटिंग थी, जो सोनिया के ना पहुंचने के कारण वह मीटिंग नहीं हो सकी और वह क्लाइंट नाराज होकर चला गया। जैसे ही इस संदर्भ में विशाल को पता चला कि आज उसकी मीटिंग थी, पर सोनिया के ना होने के कारण उसे इस शेड्यूल का पता नहीं था और इसी कारण वह क्लाइंट नाराज हुआ है, तो उसके क्रोध का पारा चढ़ गया। उस दिन उसके क्रोध का ठिकाना नहीं था और जैसे ही सोनिया ऑफिस पहुंची, विशाल ने बिना सोनिया के सुने उसे उसी क्षण नौकरी से निकाल दिया। सोनिया को उस दिन विशाल की हरकत पर बहुत दुख हुआ। हालांकि वह विशाल को समझाना नहीं चाहती थी, पर फिर भी क्योंकि उसने विशाल के व्यापार के बहुत बुरे दिन भी देखे थे और आज उस व्यापार को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाने में उसका भी बहुत बड़ा योगदान था, तो उसने एक बार पूनम मैम से मिलने का निश्चय किया। सोनिया ने पूनम के पास पहुंचकर सारी बात बोली और पूनम को बताया कि हाँ, उसकी गलती है कि उसके कारण उसका एक अच्छा क्लाइंट चला गया, पर यह सब उसने जानबूझकर नहीं किया। उसकी उस दिन मजबूरी हो गई थी। पूनम जानती थी कि इस समय विशाल पर अपनी सफलता का ऐसा नशा चढ़ा हुआ है कि वह किसी की नहीं सुनेगा। उसने सोनिया को अपने ऑफिस में रख लिया। उधर बिना सोनिया के विशाल को भी समस्याएं आना शुरू हो गई थी। लगभग एक सप्ताह बीत जाता है, पर पूनम विशाल को सोनिया के संदर्भ में कुछ भी नहीं बताती है। विशाल भी सोनिया के चले जाने से बहुत परेशान है, क्योंकि सोनिया के ना होने के कारण उसका सारा शेड्यूल बिगड़ चुका है। अधिकतर उसकी मीटिंग या तो छूट जाती है या आधी अधूरी तैयारी के साथ हो रही है, जिसके कारण उसके क्लाइंट संतुष्ट नहीं हो पा रही है। विशाल को परेशान देखकर पूनम बोली, अरे इतनी समस्या आ रही है तो सोनिया को दोबारा बुला लो, बहुत होशियार लेडी है वो, आपकी अनुपस्थिति में पूरा काम संभाल लेती है। अरे उस दिन की उसकी मजबूरी को समझो, तो आप स्वयं सोचो कि कभी अपने किसी बच्चे की तबीयत खराब हो तो पहले आप अपना बिजनेस देखोगे या बेटी को। विशाल ये सुनते ही बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, सुनो, मैं मालिक हूँ, मुझे पूर्ण अधिकार है कि ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना है, पर वो मेरी एम्प्लॉय थी। पहले उसका दायित्व ऑफिस था, उसके बाद उसका पर्सनल काम, समझी। पूनम विशाल को समझाते हुए बोली, आप गलत हो, बच्चे सभी के एक ही समान होते हैं, चाहे हमारे हो या किसी गरीब के। यदि उसके बच्चे की तबीयत खराब थी तो हमें उसको छुट्टी देनी ही होगी। ये सुनते ही विशाल बिफर गया। तुमसे मैंने कोई सलाह ली है जो तुम बिन मतलब मुझे सलाह दे रही हो? मैं कोई उस भित्ते भर की लेडी के सहारे काम चला रहा था जो उसके हाथ पैर जोड़ता फिरूं? अरे उस जैसी सैकड़ों मिलेगी। पूनम बोली, अरे मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो केवल इसीलिए उसकी तरफ से कह रही थी कि वो लेडी
आपके ऑफिस में तब से है जब आपका छोटा सा ऑफिस था। आपको भी पता है कि वह कितनी विश्वास पात्र हैं। विशाल पूनम की बात से और उखड़ गया और चिल्लाता हुआ बोला, तो क्या उसके हाथ पैर पकड़ूं? और तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? अभी पूनम कुछ और बोलती तब तक विशाल के पास उसके ऑफिस से फोन आ गया। विशाल फोन पर बात करता हुआ कमरे से बाहर चला गया, क्योंकि पूनम को विशाल के ऐसे रूखे व्यवहार की आदत पड़ चुकी थी। तो वह भी अपने सर को हल्के से झटका देकर विशाल की बातों को इग्नोर कर अपने काम में लग गई। जब से विशाल अपने बिजनेस में सफल हुआ था, उसका व्यवहार दिनों दिन खराब होता जा रहा है। उसे ऐसा लगता है कि वह जो बिजनेस में सफल हुआ है केवल उसकी अपनी मेहनत है, और शायद इसीलिए उसकी सफलता का नशा विशाल पर कुछ अधिक ही चढ़ने लगा था। अभी कोई 5-7 मिनट ही बीते होंगे कि विशाल कुटिल मुस्कान के साथ पूनम के पास आया और बोला, वो सोनिया क्या समझती है कि उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा? अरे भाड़ में जाए सोनिया। अभी ऑफिस से फोन आया था कि सोनिया की जगह कोई दूसरी लड़की टीना आ गई है। लड़की नई उम्र की है तो उसे नई टेक्नोलॉजी की भी अच्छी नॉलेज है। पूनम ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वह अपने कामों में लगी रही। धीरे धीरे समय बीतता गया। सोनिया की अपने काम पर पकड़ अच्छी थी, और क्योंकि शुरुआत से ही सोनिया उन लोगों के साथ थी तो उसे उन लोगों के बिजनेस की जानकारी भी बहुत अच्छी थी। इसीलिए सोनिया के होने से पूनम पर काम का दबाव बहुत कम हो गया था और ऑफिस अच्छा कार्य करने लगा था। वैसे भी सोनिया और पूनम एक ही उम्र की थी, तो उन लोगों के मध्य तारतम्य भी अच्छा बैठ गया था। पूनम के ऑफिस की परफॉर्मेंस से विशाल बहुत खुश था। तो एक दिन पूनम ने उसे बता ही दिया कि ये सारी मेहनत सोनिया की है। जब विशाल ने सोनिया को निकाला था तो उसी दिन से सोनिया पूनम के अधीन कार्य करने लगी थी। पहले तो विशाल को बुरा लगा कि जिस एम्प्लॉय को वो निकाल चुका उसे बिना उसकी मर्जी के पूनम ने क्यों रख लिया। पर फिर ऑफिस की परफॉर्मेंस देखकर वह चुप हो गया, क्योंकि कैसे भी हो आखिर उस ऑफिस से होने वाला लाभ तो विशाल का भी था, और वह अच्छी तरह जानता था कि इस स्थान पर उसका पूनम से जीत पाना असंभव था, क्योंकि पूनम अपने ऑफिस में किसी का भी हस्तक्षेप पसंद नहीं करती, यहाँ तक कि विशाल का भी नहीं। यदि कोई उचित और अच्छी सलाह है तो बात अलग है। उधर विशाल के ऑफिस में अभी तक टीना ने बहुत कुछ नियंत्रित कर लिया है, पर फिर भी वह सोनिया जितना नियंत्रण नहीं कर पा रही थी। लेकिन टीना में ये अच्छाई थी कि एक तो उसे टेक्नोलॉजी की अच्छी नॉलेज थी, इसीलिए जिस टेक्निकल कार्य के लिए विशाल अन्य लोगों पर निर्भर था और वह सारा कार्य टीना कर देती थी। दूसरी टीना बहुत ही फ्रेंडली नेचर की लड़की थी। वह बहुत ही जल्दी किसी से भी घुल मिल जाती थी। टीना के हंसमुख स्वभाव होने के कारण विशाल का व्यवहार भी कुछ कुछ बदल रहा था। ऐसे ही एक दिन विशाल और पूनम की विवाह की वर्षगांठ थी। विवाह की वर्षगांठ की खुशी में विशाल और पूनम ने उस दिन का अपने अपने ऑफिस का अवकाश रखा हुआ था और घर पर श्याम बाबा की कीर्तन और प्रसाद का आयोजन किया था, जिसमें उन लोगों ने अपने अपने ऑफिस के सभी लोगों को आमंत्रित किया था। जैसे ही विशाल से टीना को घर आने के लिए बोला, सर मैं क्या करूंगी, मुझे इस सब पूजा पाठ कीर्तन जागरण इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप लोग अपना कीजिए, मुझे माफ कीजिए। विशाल बोला, टीना तुम अभी छोटी हो, भगवान की पूजा पाठ आदि के लिए ऐसे नहीं बोलते। अब जब मैं कह रहा हूँ तो तुमको आना है। टीना, सर मैं बोर हो जाऊंगी। जिस प्रभु की कृपा से ये सारा संसार चलता है उसके नाम लेने में तुम बोर हो जाओगी। पागल हो क्या? जितना कहा उतना समझो। ये मेरा आदेश है कि तुमको इस कार्यक्रम में आना है। और हाँ, एक विशेष बात, कीर्तन में पारंपरिक ड्रेस में आना, जैसे सलवार सूट आदि में। ये नहीं कि वहाँ भी तुम ये जींस टॉप या स्कर्ट टॉप पहनकर आ जाओ। टीना बहाना बनाती हुई जिससे किसी तरह उसे उस कार्यक्रम में ना आना पड़े।
बोली, सर मेरे पास ऐसी कोई ड्रेस नहीं जिसे ट्रेडिशनल ड्रेस कह सकूं, और ना ही मेरे पास इस समय इतने पैसे हैं कि मैं नई ड्रेसेस ले सकूं। विशाल ने तुरंत टीना को 5,000 रुपये दिए और बोला, ये पैसे मैंने तुमको वैसे ही दे दिए हैं, ना तो मैं तुम्हारी सैलरी से काट रहा और ना ही एडवांस है। बस तुमको इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है, इसीलिए दिए हैं। अभी जाओ और अपने लिए कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस ले लो, जिनको पहनकर तुम हमारे घर पर बाबा के कीर्तन और प्रसाद में आ सको। टीना ने बेमन से हाँ कर दी, जबकि विशाल टीना को इसलिए विशेष बुलाना चाहता था कि वह सोनिया को दिखा सके कि उसके जाने से कोई काम डिस्टर्ब नहीं हुआ है, बल्कि सभी कार्य पहले से अच्छे चल रहे हैं। विशाल का टीना को बुलाने का उद्देश्य केवल सोनिया को नीचा दिखाना ही था। विशाल के घर पर श्याम बाबा का कीर्तन चल रहा था। उस कार्यक्रम में जैसा विशाल चाहता था, अनजाने में टीना वैसा ही कर रही थी। हालांकि सोनिया के सामने टीना में विशाल के द्वारा इतना रुचि दिखाने से उस पर कोई अंतर नहीं पड़ रहा था। हाँ, टीना को ये लगने लगा था कि विशाल उस पर अट्रैक्ट हो गया है। कहते हैं, जब आप किसी के लिए कुआं खोदते हो तो भगवान उसके लिए खाई खोद देता है। कहने का अर्थ ये है कि यदि आप किसी का बुरा चाहोगे तो कहीं ना कहीं आपका भी अहित होगा ही। विशाल, जो कि किसी समय सभी का भला चाहता था, सभी के लिए हर समय तैयार रहता था, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता था, इसीलिए भगवान उसकी सुनते थे। पर जब से विशाल पर पैसा क्या आया, उसका दिमाग तो खराब हो चुका था। वह किसी को भी अपने सामने कुछ भी नहीं समझता था। यदि कोई समस्या में हो उसके पास आता था तो उसकी मजबूरी के कारण उसको नाजायज दबाने लगा था। सोनिया को चिढ़ाने के लिए विशाल द्वारा किए व्यवहार के कारण अब टीना ये समझने लगी थी कि विशाल उसे पसंद करता है। इसीलिए टीना ने भी मन ही मन एक योजना बनाई कि किस प्रकार विशाल को अपने वश में कर शीघ्र धनवान बना जाए। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। एक दिन टीना मुस्कुराते हुए विशाल से बोली, सर अगले सप्ताह मेरा जन्मदिन है। विशाल ये सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, तो मुझे बताओ मैं क्या करूं। हालांकि विशाल ने तो केवल एक औपचारिकता के नाते ही टीना को बोला था, पर टीना, जो कि गलतफहमी में थी कि विशाल उसे पसंद करता है, इसीलिए उसने समझा कि विशाल उससे पूछ रहा है कि वह जन्मदिन पर उससे क्या उपहार चाहती है। टीना बोली, सर मेरी इच्छा है कि मैं अपना जन्मदिन किसी रिसोर्ट में मनाऊं। ओके, तो चली जाना। सर आपको भी चलना पड़ेगा। विशाल ने हंसकर बात खत्म करने के इरादे से बोला, टीना मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं तो नहीं चल पाऊंगा। अरे सर, आपके बिना मेरा जन्मदिन का सेलिब्रेशन कैसा? उस दिन मैं भी तो आपके कहने से आपके घर गई थी पूजा में, तो अब आप मेरे कहने से नहीं चल सकते क्या? अच्छा, जन्मदिन आने दो, तब देखते हैं। आखिर जन्मदिन के सेलिब्रेशन के लिए टीना विशाल को साथ चलने को तैयार कर लेती है। निश्चित दिन विशाल पूनम को एक मीटिंग की कहकर टीना के साथ शहर के बाहर एक बहुत ही महंगे रिसोर्ट में जाता है। रिसोर्ट में पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी है। उस रिसोर्ट में पहुंचकर विशाल टीना से बोला, यहाँ और कौन कौन गेस्ट है तुम्हारे? टीना शर्माती हुई बोली, सर बस आप ही गेस्ट हो। मेरी इच्छा थी कि मैं ये जन्मदिन केवल आपके साथ ही सेलिब्रेट करूं। ये सुनकर विशाल को कुछ अटपटा सा लगा, पर फिर भी टीना की खुशी के लिए उसने इग्नोर कर दिया। फिर कुछ सोचकर विशाल बोला, टीना तुम किस रूम में हो? सर मैं ये जन्मदिन केवल आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी, तो इसीलिए हम लोग एक ही रूम में हैं। ये सुनते ही विशाल टीना को डांटता हुआ बोला, तुम मूर्ख हो क्या? अरे तुम मुझसे इतनी छोटी हो और मैं शादीशुदा 2 बच्चों का बाप, तुम ये सब सोच भी कैसे सकती हो? ये सुनते ही टीना की हालत ऐसी हो गई जैसे किसी का बहुत ही प्यारा सपना टूट गया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ रही थी कि विशाल उसे पसंद करते हैं, इसीलिए आज वो उनके सानिध्य में अपना जन्मदिन मनाएगी। पर ये तो विशाल टीना की स्थिति समझ गया।
इसीलिए स्वयं पर नियंत्रण रखते हुए टीना को समझाने के इरादे से बोला, टीना तुम मुझसे बहुत छोटी हो, ये सब अच्छी बात नहीं है। विशाल की प्यार भरी बातें सुनकर टीना कुछ शांत हुई और बोली, तो सर उस दिन आप मुझे इतना क्यों अहमियत दे रहे थे, जिस दिन आपके घर पर कार्यक्रम था? टीना, उस दिन मुझे किसी को चिढ़ाना था, इसीलिए उसे चिढ़ाने के लिए मैं तुम में इतनी रुचि ले रहा था। टीना मूड ऑफ करती हुई सर हिलाकर चली गई और अपने बैग को रूम में एक ओर रखकर बिस्तर पर लेट गई। विशाल समझ गया कि टीना का मूड ऑफ हो गया है, इसीलिए उसका मूड सही करने के इरादे से विशाल टीना के पास बिस्तर पर बैठकर उसको समझाने की कोशिश करते हुए बोला, अच्छा उठो, ऐसे मूड ऑफ नहीं करते, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? तो चलो केक काटते हैं और पार्टी करते हैं। मेरा अब कोई मूड नहीं है, रात हो चुकी है, आप अकेले खाना खाकर सो जाइए, मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे मूड नहीं है, बर्थडे गर्ल ही खाना नहीं खाएगी तो मैं कैसे खाऊंगा? कहकर विशाल हंसते हुए टीना को मनाने के लिए उसे गुदगुदी करने लगा। टीना ने विशाल के हाथ को रोकने के लिए उसका हाथ हटाना चाहा, पर उस हाथ हटाने के चक्कर में किसी प्रकार विशाल झटके से टीना की ओर खिंच गया। टीना ने उसे अपनी बाहों में भरना चाहा, पर विशाल एक झटके से अपने स्थान से उठ खड़ा हो गया। टीना विशाल की इस हरकत से तिल मिला गई। विशाल गंभीर होकर बोला, टीना मुझे सही नहीं लग रहा, इसीलिए मैं एक रूम अलग से ले रहा हूँ। तुम इस रूम में रुको, मैं अपना डिनर उसी रूम में मंगा लूंगा, तुम अपना डिनर यहीं मंगा लेना। कहकर विशाल टीना के उत्तर की परीक्षा किए बिना ही रिसोर्ट के रिसेप्शन पर जाकर एक रूम और ले लेता है। विशाल दूसरा रूम लेकर उसमें सोने चला जाता है, जबकि टीना बुरी तरह तिल मिलाई और खिसियाई हुई है। अपने धनवान बनने के इरादे के लिए विशाल को फंसाने की योजना असफल होती देख टीना खिसियाई हुई बहुत गुस्से में पैर पटकती हुई रूम से इधर से उधर टहल रही है। उसे विशाल पर रह रहकर गुस्सा आ रहा है। रात काफी हो चुकी है, अब टीना का गुस्सा बहुत कुछ ठंडा हो चुका है, इसीलिए विशाल की आज की हरकत का बदला लेने के लिए और आज अपनी पहली योजना के असफल हो जाने के बाद उसने तुरंत दूसरी योजना बनाने के लिए मन बना लिया है और उसी की प्लानिंग करने के लिए अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे उसकी समझ में आ जाता है कि उसे विशाल से कैसे बदला लेना है, कैसे विशाल को बर्बाद करना है। सुबह हो चुकी है, अभी सुबह के 7 बजे है। टीना योजना के अनुसार विशाल के रूम में जाती है। टीना विशाल से बोलती है, सॉरी सर, कल मेरा दिमाग खराब हो गया था, इसीलिए ना जाने मैं क्या सोचने लगी थी, मुझे माफ कर दीजिए। विशाल मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, पर आगे से ध्यान रखना, दोबारा ऐसी हरकत ना हो। टीना मुस्कुराने का ड्रामा करते हुए, जी सर। विशाल बोला, अब तुम अपने कमरे में जाओ और तैयार होकर जल्दी ब्रेकफास्ट के लिए चलो, फिर निकलना है। टीना मुस्कुराते हुए, जी सर। कुछ ही देर में विशाल और टीना उस रिसोर्ट से निकल जाती हैं। टीना ने अपनी योजना के अनुसार इस समय ऐसे वस्त्र पहने हैं जो एक सभ्य लड़की के लिए अनुचित है, पर विशाल इसलिए टीना को नहीं टोक रहा कि कहीं ना कहीं एक पुरुष मन को उन वस्त्रों में एक स्त्री की कामुकता लुभा रही है, और साथ ही साथ विशाल ये भी नहीं चाहता था कि टीना का पिछली रात की तरह फिर से मूड ऑफ हो जाए। उस दिन रिसोर्ट से वापस आने के बाद टीना अब ऑफिस में भी प्रतिदिन ऐसे ही वस्त्रों में आने लगी थी जो किसी सभ्य लड़की के लिए उचित तो नहीं हो सकते। उधर कोई पुरुष कितना भी प्रयास कर ले, पर अधिकतर पुरुष धन आने पर भगवान को, संस्कारों को, धर्म के मार्ग को तो भूलते ही भूलते हैं, और उस पर भी यदि टीना जैसी कामुक युवती का साथ हो तो निश्चित ही वह पुरुष गलत मार्ग पर चल बैठता ही है।
यही स्थिति विशाल की हो चली थी। चाहे टीना के जन्मदिन के दिन बेशक उसने टीना के साथ कुछ नहीं किया था, पर अब विशाल के दिल में भी टीना के लिए अंकुर फूट चुका था। अभी तक उसको टीना के साथ एकांत का अवसर नहीं मिला था, पर अब उस एकांत के लिए उसका मन भी व्यग्र होने लगा था। विशाल भी अब टीना के साथ रातें बिताना चाहने लगा था। संयोग से अभी कुछ दिन ही बीते होंगे कि विशाल की फैक्ट्री में कुछ मरम्मत के कारण कुछ दिनों के लिए काम रुक गया था। जब काम रुका तो पूनम विशाल से बोली, सुनो, जब हम कुछ दिनों को फ्री हैं तो क्यों ना खाटू चलकर श्याम बाबा के दर्शन कर आए। विशाल को भी पूनम की बात उचित लगी और उन लोगों के मध्य 2 दिन बाद खाटू जाने का कार्यक्रम फाइनल हो गया। जब जब भक्त गलत मार्ग पर चलने लगता है, भगवान अपने भक्त को बार बार संकेत देती है, पर जो भक्त धन लभल सत्ता आदि की शक्ति के कारण अहंकार में खो जाता है, वह मार्ग से भटक ही जाता है। उसे अपने इष्ट के संकेत समझ नहीं आते हैं और वह भगवान को भूल ही जाता है। वह जो पूजा अर्चना करता है उसमें भी भगवान की भक्ति कम, दिखावा अधिक होता है। भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा लेते रहते हैं और उस समय तो और भी अधिक परीक्षा की घड़ी होती है, जब उसके पैर डगमगा रहे हो या वह धन बल सत्ता आदि की शक्ति के अहंकार में डूबा हो। जैसे इस समय जो स्थिति विशाल और पूनम की थी। विशाल दिन प्रतिदिन प्रतीक्षा कर रहा था कि कब अवसर मिले और वह टीना के साथ आनंद ले सके, लेकिन उसे अवसर मिल ही नहीं रहा था टीना के साथ आनंद लेने का। और पूनम अपने अच्छे दिनों के बावजूद उन दिनों को भूलना नहीं चाहती थी जब उन लोगों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। और उस रात को तो वो बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहती थी, जिस रात वो लोग विषपान कर अपनी जीवन लीला ही समाप्त करने जा रहे थे। तब बाबा ने आकर उनका हाथ ही थाम लिया था। इसीलिए पूनम का श्याम बाबा पर विश्वास दिन प्रतिदिन और भी गहरा होता जा रहा था। अगले दिन विशाल अपने ऑफिस पहुंचा। जैसे ही विशाल ऑफिस पहुंचा, प्रतिदिन की भांति टीना विशाल को अभिवादन करने उसके केबिन में आई। जैसे ही टीना विशाल के पास आई, विशाल बोला, टीना, हम लोग यानी मैं, मेरी पत्नी पूनम और मेरे दोनों बेटे 2 दिन बाद खाटू जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने। ये सुनते ही टीना एकदम अपसेट हो गई और बोली, अरे सर, मैंने तो कुछ और ही प्लानिंग बनाई हुई थी। विशाल हतप्रभ सा टीना को देखता हुआ बोला, क्या प्लानिंग? सर, आजकल ऑफिस में कोई काम है नहीं, तो क्यों ना मैं और आप कहीं आउटिंग पर चलते हैं। वहाँ आपको अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर भी मिल जाएगा। कहते कहते टीना ने मुस्कुराते हुए एक भरपूर अंगड़ाई ली। टीना की इस हरकत पर विशाल का दिल मचल ही गया। वो अब खाटू छोड़कर टीना के साथ जाने का मन बनाने लगा। फिर वह टीना से बोला, तुम सही कह रही हो, चलो मुझे सोचने दो, फिर बताता हूँ। वैसे कहाँ चलोगी जिससे हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। टीना मन ही मन अपनी योजना की सफलता पर बहुत खुश हो रही थी, तो अपने मन की खुशी को अपने मन में ही दबाते हुए बोली, अरे सर, रहने दीजिए, वैसे भी आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, वो भी धार्मिक यात्रा पर, तो क्यों ऐसा कार्य किया जाए। विशाल बोला, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पूनम चली जाएगी। अब तो दोनों बेटे भी इतने बड़े हो गए कि पूनम उनके साथ आराम से जा सकती है। तुम्हारे साथ फिर अवसर मिले ना मिले, इसीलिए मैं ये अवसर छोड़ना नहीं चाहता। अब जल्दी बोलो, कहाँ चलना है। ये सुनते ही टीना का दिल बल्ले उछलने लगा। उसे अपने मन की मुराद मिली, पूरी होते देखने लगी थी। लेकिन टीना नहीं चाहती थी कि विशाल को उस पर कोई शक हो, इसीलिए वह मुंह बनाती हुई बोली, आपका इतना मन है तो फिर शिमला चलते हैं, लेकिन आप देख लो कि आपको कहीं गिलानी ना हो कि धार्मिक यात्रा छोड़कर ये सब कर रहे हो। विशाल बोला, ओके, अब परसों शिमला ही चल रहे हैं। मैं पूनम से बोल दूंगा कि अचानक ही कानपुर की एक पार्टी दौलत राम जी के साथ आवश्यक मीटिंग के लिए बुला रही है, इसीलिए मैं अपने ऑफिस के कुछ लोगों के साथ कानपुर जा रहा हूँ। वहाँ से लौटकर फिर खाटू चलेंगे।
टीना मन ही मन बहुत खुश होते हुए, पर चेहरे पर उस खुशी का कोई भाव प्रकट न होने देते हुए बहुत शांति से बोली, सर पर दौलत राम जी को तो पूनम मैडम जानती है। हाँ तो जानने दो ना, वह कौन सा फोन कर रहा है और हम लोग कौन से महीनों को जा रहे हैं। एक सप्ताह में लौट आएंगे, तब तक कोई फोन आ ही नहीं रहा। टीना, जैसा आप उचित समझो। उसी रात को विशाल और पूनम अपने रूम में, विशाल शरारत से पूनम से बोला, बहुत दिन हो गए, आज तो हमारी बाहों में आ जाओ। पूनम नाराज होते हुए बोली, आपको शर्म नहीं है, बच्चे इतने बड़े हो गए और अब ये सब छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है। वैसे भी अभी मुझे बाबा की शयन आरती करनी है। भगवान पूनम के मुख से विकास को चेतावनी दे रहे थे कि वह कितने गलत मार्ग पर चल रहा है। जहां अब उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, वहां वह अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ गलत कार्य करने जा रहा है। पर जिस व्यक्ति की मति मारी गई हो, वह उस संकेतों को कहाँ समझ पाता है। विशाल बोला, जैसी आपकी आज्ञा। अच्छा हाँ, याद आया, एक बात तो बताना भूल ही गया। पूनम बोली, बोलो, क्या भूल गए। अरे, अपने लोग वो खाटू का कार्यक्रम बना रहे थे, वो अभी नहीं हो पाएगा। पूनम सशंकित सी बोली, क्यों। विशाल बोला, कानपुर से दौलत राम जी का फोन आया है, वे लोग 2 दिन के अंदर आवश्यक रूप से मिलना चाहते हैं। पूनम, दौलत जी, वो क्यों मिलना चाहते हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व ही तो वो मिलकर गए हैं। भगवान बार बार विशाल को मार्ग पर लाना चाहती है, पर विशाल मार्ग से भटक चुका है, इसीलिए वह हर सही बात गलत काट निकाल रहा है और अपने इष्ट के संकेतों को समझना ही नहीं चाहता। उस पर तो इस समय केवल टीना का नशा चढ़ा हुआ है कि किस प्रकार टीना के साथ आनंद लिया जाए। विशाल पूनम के जवाब तलब से तंग आकर झुंझलाते हुए बोला, अरे मुझे क्या पता क्यों मिलना चाहती है, बस उन्होंने इतना ही बोला है कि कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती है। पूनम बोली, तो इस सब में कोई सप्ताह भर तो लग ही जाएगा। विशाल मन ही मन अपनी सफलता पर बहुत खुश होता है, पर चेहरे पर बहुत मायूसी के भाव लाते हुए, इतना तो मान ही लो। ये सुनते ही कुछ सोचकर पूनम भी चहकते हुए बोली, तो इसमें इतनी क्या टेंशन है, हम लोग भी साथ कानपुर चलते हैं, घूमना फिरना हो जाएगा, फिर वहां से लौटकर खाटू चलेंगे। ये सुनते ही अपनी योजना असफल होते देख विशाल के मन की खुशी यकाक गायब हो गई और हड़बड़ाता हुआ बोला, अरे तुम वहाँ क्या करोगी, और वैसे भी यहाँ हम दोनों में एक तो यहाँ भी होना चाहिए। पूनम ये सुनकर उदास हो गई और बोली, हाँ ये तो है, तो फिर आप चले जाओ, कानपुर से लौटकर तब बाबा के दर्शन के लिए खाटू चलेंगे। विशाल बात संभलती देख अपने मन को तसल्ली देते हुए बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। वैसे तुम चाहो तो बच्चों के साथ अभी चली जाओ खाटू, क्योंकि मेरे कानपुर से लौटने तक तो फैक्ट्री के चालू होने का समय हो जाएगा। पूनम बोली, अभी तो आप कानपुर के अपने सभी के जाने पर कह रहे थे कि यहाँ कौन रहेगा, और अब आप कह रहे हो कि मैं बच्चों के साथ खाटू चली जाऊं, तो फिर यहाँ कौन रहेगा। विशाल मुस्कुराते हुए बोला, जब बाबा के दर्शन पूजा के लिए जा रही हो तो बाबा ध्यान रखेंगे यहाँ का। कानपुर तो तुम घूमने जाने को कह रही थी, इसीलिए बोला था। पूनम सोचते हुए बोली, सही बात है, बाबा ध्यान रखेंगे हर अच्छे बुरे का। हारे के सहारे की जय, शीश के दानी की जय, श्याम बाबा की जय। विशाल बोला, जय 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 बाबा की। अगले दिन विशाल ऑफिस में टीना को खुशखबरी सुनाता है कि उन लोगों का शिमला जाने का मार्ग साफ हो गया है। वे लोग 2 दिन बाद शिमला की फ्लाइट पकड़ लेंगे। ये सुनते ही टीना अपनी योजना की सफलता पर बहुत खुश होती है। भगवान के द्वारा बार बार संकेत देने के बावजूद जब विशाल नहीं संभलना चाहता,
और वह उस गलत मार्ग पर चल ही दिया है तो भगवान का रुष्ट होना निश्चिंत है, क्योंकि पूनम का भगवान में विश्वास बहुत पक्का है और दिन प्रतिदिन और भी पक्का होता जा रहा है। तो दंड तो केवल विशाल को ही मिलना चाहिए। इधर विशाल अपने विवाहतर संबंध बनाने अपनी प्रेमिका टीना के साथ शिमला पहुंच गया है। उधर पूनम अपने दोनों बेटों के साथ खाटू पहुंच चुकी है। इधर विशाल और टीना ने शिमला में बाहरी क्षेत्र में बिल्कुल एकांत में स्थित एक होटल में कमरा लिया है। होटल में कमरा लेते ही टीना को कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसे महिलाओं वाली मासिक समस्या हो गई हो। टीना मूड ऑफ करती हुई बोली, सर मेरा तो टाइम भी नहीं था, फिर कैसे ये प्रॉब्लम हो गई। विशाल, टीना रिलैक्स, हम लोग एंजॉय करने आए हैं तो 2-4 दिन बाद कर लेंगे, इतना टेंशन क्यों ले रही हो। टीना रुआसी सी होकर, सर पर मेरे कारण आपकी इच्छा अधूरी रह गई ना, मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पा रही हूँ। विशाल, टीना पहले तो ये सर कहना बंद करो, हम लोग दोस्त हैं तो सीधा मेरा नाम लो और फिर ये मन से निकाल दो कि हम लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे। अरे 2-4 दिन बाद एंजॉय कर लेंगे। टीना विशाल के समझाने से संभलती हुई बोली, जी सर। विशाल हंसकर बोला, फिर सर। टीना बोली, सॉरी सर, नहीं नहीं, विशाल। विशाल, ये हुई ना बात, गुड गर्ल। उधर खाटू में पूनम और दोनों बच्चे पहुंच गए थे और वहां के एक होटल में वे लोग रुके हुए थे। सुबह का समय था। पूनम दोनों बेटों के साथ मंदिर में बाबा के दर्शन कर होटल में नाश्ता कर रही है। तभी वह विशाल को फोन मिलाती है। हेलो, क्या हुआ? दौलत राम जी से बात हुई कि क्यों बुलाया था उन्होंने? विशाल बोला, अरे यार अभी मिले ही नहीं है, आज मुलाकात होगी उनसे। और तुम खाटू पहुंच गई, बाबा के दर्शन हो गए ना? पूनम बोली, जी बिल्कुल हो गए दर्शन, बस अब 1-2 घंटे में निकलने की तैयारी है। विशाल बोला, ठीक है, हमारी भी दौलत राम जी से बात हो जाए तो हम लोग भी निकलेंगे। पूनम बोली, हम लोग यानी आपके साथ कुछ अन्य लोग भी है क्या? विशाल बोला, हाँ, ऑफिस स्टाफ है। कौन कौन है? पूनम बोली। ये सुनते ही विशाल सक पका गया और बात संभालते हुए बोला, अरे मैं और टीना है, आने को तो ऑफिस स्टाफ भी तैयार था, पर यहाँ कानपुर में टीना के कुछ रिश्तेदार है, इसीलिए ये आ गई। रात को ये अपने रिश्तेदार के घर चली गई थी और मैं होटल के रूम में। पूनम बोली, ओके। शाम हो चुकी थी। पूनम अपने दोनों बेटों के साथ अपनी कार से खाटू से लौट रही थी, पर उसके मन मस्तिष्क में विशाल की बातें घूम रही थी कि क्यों विशाल इतनी सफाई दे रहे थे, कि विशाल आना चाह रहा था, पर क्योंकि टीना के कुछ रिश्तेदार यहाँ कानपुर में है, इसीलिए टीना आ गई। टीना रात को अपने रिश्तेदार के घर चली गई थी, जबकि उसने तो ऐसा कुछ पूछा भी नहीं था। उसने तो केवल ये पूछा था कि कौन कौन स्टाफ है। फिर सर को हल्के से झटका देकर उस बात को इग्नोर करने की कोशिश करने लगी। रात होने तक पूनम अपने घर पहुंच चुकी थी। उधर विशाल टीना के साथ शारीरिक रूप से एक नहीं हो सकता था, पर वैसे तो प्रेमालाप कर ही सकता था। विशाल और टीना एक दूसरे की बाहों में प्रेमालाप में व्यस्त थे कि तभी पूनम का फोन पहुंचा। क्या हुआ? दौलत राम जी से मुलाकात हो गई। विशाल बोला, कहाँ यार? पूनम बोली, तो अब जब उन्होंने उनको मिलना ही नहीं था तो बुलाया क्यों था? रिलैक्स यार, दौलत राम जी से मेरी बात हो गई है। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने कल मिलने को बोल दिया है। ठीक है। कुछ इधर उधर की बातें कर पूनम फोन कट कर देती है। आज पूनम विशाल की बातों से शिवम को संतुष्ट नहीं कर पा रही है, और वो संतुष्ट हो भी कैसे सकती थी जब विशाल गलत तो कर ही रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति भी संकेत भेज ही देती है।
उधर टीना पूनम के बार बार के फोन से चिढ़कर विशाल से बोली, क्या यार, ये आपकी बीवी को और कोई काम नहीं है जो बार बार फोन कर हम लोगों को डिस्टर्ब करती रहती है। विशाल ये सुनकर हंसकर बोला, शांत यार, घरेलू औरतों की ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि उनका पति घर से बाहर हो तो वे बार बार फोन कर उससे कुछ ना कुछ पूछती रहेगी, उसको डिस्टर्ब करती रहेगी। पूनम बोली, घरेलू औरत? पर पूनम मैडम तो ऑफिस संभालती है ना। विशाल बोला, उसकी आत्मसंतुष्टि के लिए ऑफिस में बैठा रखा है, नहीं तो तुमको कहीं से वो वर्किंग वुमेन लगती है क्या? टीना बोली, ये तो सही बात है, पर अब आप अच्छी तरह से सुन लो, या तो अब आप उससे बात कर लो या मुझसे, कहकर टीना मुंह फुलाकर दूसरी ओर मुंह कर लेट गई। ये देखकर विशाल हंसते हुए टीना को अपनी बाहों में भरते हुए उसको मनाते हुए बोला, अरे यार, तुम तो नाराज हो गई। अच्छा, मैं अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देता हूँ, ना मेरा मोबाइल ऑन होगा और ना ही पुनः मुझे डिस्टर्ब कर सकेगी। ये सुनते ही खुश होते हुए टीना बोली, ये सही, ये ठीक रहेगा। सुबह हो चुकी है पर विशाल ने अपना मोबाइल स्विच ऑन नहीं किया है। उधर किसी कार्य से फैक्ट्री से स्टाफ विशाल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर विशाल का मोबाइल स्विच ऑफ होने के कारण बात नहीं हो पा रही है। हार कर वह स्टाफ पूनम मैडम को फोन मिलाता है और कहता है, मैडम, विशाल सर से बात करनी है पर उनसे बात नहीं हो पा रही है, कोई उपाय हो तो प्लीज बात करा दीजिए। पूनम बोली, अभी कुछ देर में ही मैं बात कराती हूँ, कहकर पूनम फोन कट कर देती है। पूनम कई बार विशाल का मोबाइल मिलाती है पर विशाल का मोबाइल स्विच ऑफ होने के कारण मिल ही नहीं रहा है। आखिरकार पूनम दौलत राम जी को फोन मिलाती है और कहती है, अंकल, आपकी विशाल से मुलाकात हुई क्या? दौलत राम जी कहते हैं, विशाल से मुलाकात मतलब बेटा? ये सुनते ही पूनम सोच में पड़ जाती है कि विशाल तो कह रहे थे कि वे दौलत राम जी से मिलने कानपुर जा रहे हैं। दौलत राम जी ने उन्हें बुलाया है, पर यहाँ तो दौलत राम जी बिल्कुल अनभिज्ञ है विशाल से मुलाकात की बात पर। फिर बात को संभालते हुए पूनम बोली, एक्चुअली अंकल, विशाल कानपुर गए हैं और उनका मोबाइल मिल नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि शायद आपसे मिले हो, इसीलिए पूछा। दौलत राम जी बोले, अरे नहीं बेटा, मेरी मुलाकात नहीं हुई, पर यदि विशाल कानपुर में है तो उससे कहना कि मुझसे मिलकर ही जाए, यहाँ आया है और हमें पता भी नहीं है, ये तो बहुत गलत बात है। पूनम, जी अंकल, कहकर फोन कट कर देती है। तभी उसके दिमाग में आता है कि विशाल के साथ टीना भी गई है, तो क्यों ना टीना का मोबाइल मिलाकर बात कर लें। पर पूनम के पास टीना का नंबर नहीं था, तो पूनम ने विशाल के ऑफिस में फोन मिलाकर उसके स्टाफ से टीना का नंबर मांगा। वह स्टाफ बोला, मैडम, टीना मैडम तो विशाल सर से छुट्टी लेकर अपने किसी रिलेटिव से मिलने गई हैं। आपको उनसे क्या काम है, और उनका नंबर तो विशाल सर के पास भी होगा, आप विशाल सर से ले लीजिए। विशाल सर तो टीना के साथ किसी बिजनेस मीटिंग में गए हैं ना। वह स्टाफ बोला, नहीं मैडम, हमें तो ये बताया था कि जब फैक्ट्री में काम चल रहा है, विशाल सर आपके साथ कहीं आउटिंग पर जा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने टीना मैडम को छुट्टी दी है। तो क्या आप विशाल सर के साथ नहीं हो? अरे नहीं, वो हम लोगों का आउटिंग का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, इसीलिए विशाल किसी बिजनेस मीटिंग में बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर चले गए हैं, इसीलिए ऑफिस में किसी को पता नहीं है, शायद टीना मैडम भी उन्हीं के साथ गई हैं, इसीलिए मैंने टीना का नंबर मांगा। स्टाफ बोला, ओह, तो ये हो सकता है, मैं आपको टीना मैडम का नंबर भेजता हूँ, कहकर वह स्टाफ फोन कट कर देता है। अब सब कुछ समझते हुए पूनम का मूड ऑफ होने लगा है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि उसका पति उसे धोखा दे सकता है। वह मन ही मन अपने इष्ट को याद करने लगती है और उनसे प्रार्थना करने लगती है
कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करिए। ये विशाल क्या अनुचित कर रहे हैं, कृपया उनका मार्गदर्शन कीजिए, उन्हें उचित मार्ग पर लाइए। अब इस उम्र में ये सब गलत कार्य कर क्यों अपनी और हम सभी की छवि को धूमिल कर रहे हैं। प्रभु उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, मेरी गृहस्थी को, मेरे परिवार को बचाइए, अपनी कृपा दृष्टि हम पर डालिए प्रभु। कहते हैं यदि सच्चे मन से कोई प्रार्थना की जाए तो प्रभु शीघ्र, बहुत शीघ्र सुनते हैं। इधर विशाल के विश्वासघात से चोटिल आंखों में आंसू लिए पूनम लगातार अपने इष्ट श्री श्याम प्रभु को याद कर रही है। और उधर जिस होटल में विशाल टीना के साथ रंगरलियां मनाने रुका था, वह होटल गलत कार्यों के लिए कुख्यात था। तभी उस होटल में पुलिस का छापा पड़ गया। उस होटल के कई जोड़े ऐसे पकड़े गए जो गलत कर्म कर रहे थे। उन्हीं लोगों के साथ विशाल और टीना भी पकड़ लिए गए थे। विशाल ने बहुत दलीलें दी कि वे लोग कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे, केवल शिमला घूमने आए हैं, पर पुलिस के सामने उनकी एक नहीं चली। अभी विशाल पुलिस वालों से बातचीत कर ही रहा था कि तभी टीना के मोबाइल पर पूनम का फोन आता है और पूनम पूछती है, टीना, विशाल तुम्हारे साथ है क्या? टीना डर जाती है और डरकर मना कर देती है। विशाल ये सब सुन लेता है। तभी विशाल को अपनी भूल का एहसास होता है कि वह कितना गलत कार्य करने जा रहा था। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद है जो कुछ भी गलत होने से पहले ही ये सब करा दिया, जिससे कुछ भी गलत होने से बच गया। अब विशाल किसी भी तरह वहां से निकलकर शीघ्र अति शीघ्र अपने घर, अपनी पूनम के पास जाना चाहता था। अब विशाल के सर से टीना का जादू उतर चुका था। इधर टीना को भी ऐसे किसी हादसे की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए अब वह भी किसी प्रकार इस सब से छूटकर अपने घर जाना चाहती थी। तभी पुलिस वाले बोले कि जब तक आपकी कोई जमानत लेने नहीं आता, आप लोगों को यहीं जेल में रहना होगा। बहुत मान मनोबल के बाद लेन देन कर पुलिस वार्निंग देकर कि पुनः इस प्रकार की कोई हरकत करते यदि पकड़े जाते हो तो फिर नहीं छोड़ेंगे, कहकर उन लोगों को जाने देती है। वे लोग पुलिस स्टेशन से सीधे होटल आते हैं और अपने अपने सामान पैक कर रहे हैं। जब से वे लोग पकड़े गए हैं तब से अभी तक उन लोगों में कोई एक शब्द नहीं बोला। आखिर उस चुप्पी को तोड़ते हुए विशाल टीना से बोला, टीना, जो हुआ और जो हम लोग करना चाहते थे, जिस सब को करने हम लोग यहाँ आए थे, उस सब को एक गंदा सपना समझकर भूल जाओ। और मेरी तुमसे एक विनती है कि अब आज के बाद फिर से ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे भविष्य में हमें इस प्रकार शर्मिंदा ना होना पड़े और पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर बदनामी ना हो। टीना बोली, जी सर, मैं भी ध्यान रखूंगी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही आपको इस सब के लिए उकसाया था। आगे से मैं भी अपनी मेहनत से ही पैसे कमाऊंगी, न कि इस प्रकार किसी पैसे वाले को अपने रूप जाल में फंसाकर पैसे ऐंठने की सोचूंगी, कहकर टीना ने शर्मिंदगी से सर को नीचे कर लिया। टीना, जो हुआ उसे भूल जाओ, गलती चाहे तुम्हारी हो या मेरी, पर दंड तो दोनों को ही मिल रहा था। यदि तुमने मुझ पर अपना रूप जाल का जादू चलाया तो मैं भी तो उसमें खिंचा चला आया, गलती तो मेरी भी थी। अब इस सब को भूलकर अपने अपने कर्म पर ध्यान दो। मैं अभी एजेंट से कहकर फ्लाइट की 2 टिकट बुक कराता हूँ, फिर यहाँ से घर पहुँचकर पूनम से अपनी इस गलती के लिए क्षमा मांगूंगा और फिर प्रायश्चित करने बाबा के दरबार खाटू जाऊंगा, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। टीना बोली, जी सर। विशाल और टीना दोनों का सारा सामान पैक हो चुका था। विशाल ने अपने एजेंट को फोन कर फ्लाइट की 2 टिकट बुक करा ली थी। लगभग 2 घंटे बाद फ्लाइट थी तो वे लोग होटल से चेकआउट कर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े थे। विशाल अपने घर पहुंच चुका है। पूनम ने उससे 2 शब्द
भी नहीं बोले हैं, बल्कि वह विशाल के साथ बहुत ही उदासीन सा व्यवहार कर रही है। विशाल चाय पानी जो मांग रहा है, पूनम चुपचाप वह लाकर दे रही है। विशाल चाहता है कि किसी प्रकार पूनम कुछ बोले, तो पूनम ने विशाल के प्रति बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। जब बहुत देर हो जाती है और पूनम विशाल से कुछ नहीं बोलती, तो विशाल को उसका ना बोलना अब बहुत अखर रहा है। वह चाहता है कि पूनम उसकी गलती के लिए उससे लड़े, उसे डांटे, उसे खरी खोटी सुनाए, पर पूनम बिल्कुल चुप और शांत है। फिर हिम्मत कर विशाल पूनम के सामने कान पकड़कर खड़ा हो जाता है, जिसे भी पूनम इग्नोर कर अपने काम में लगी रहती है। हार कर विशाल पूनम के कंधों को पकड़कर कसकर झिंझोड़ता है और कहता है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ तो बोलो प्लीज। पूनम विशाल के हाथों को हटा देती है और फिर अपने कामों में लग जाती है। विशाल फिर से पूनम के पास आता है और कहता है, पूनम मुझे अपनी गलती पर अफसोस है, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब पूनम गुस्से से फट पड़ती है और कहती है, क्यों टीना ने मना कर दिया या अपना मतलब निकाल कर तुमको छोड़ दिया? जाओ ना, उसके पास क्यों खड़े हो यहाँ? और जो रंगरलिया मना कर आए हो, क्या वह क्षमा योग्य है? स्वयं सोचो। विशाल ये सुनकर कुछ उत्तर नहीं दे पाता। पूनम फिर गुस्से से बोलती है, क्यों, अब क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं हो? मुंह में जबान नहीं है या मुंह में दही जम गया है? शर्म नहीं आई आपको ऐसा काम करते हुए? अरे ये तो सोचते अब बेटे भी जवान हो चले हैं, उन बच्चों पर आपकी इस नीच गिरी हुई हरकत का क्या असर होगा? मुझे तो शर्म आती है स्वयं पर कि मैं आपकी पत्नी हूँ। लोग क्या सोचते होंगे ये सब जानकर? विशाल धीरे से बोला, पूनम मानता हूँ गलती कर रहा था, पर भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहा कि गलती होते होते बच गई। अब जीवन में तुमको दोबारा ऐसा अवसर नहीं मिलेगा कि तुम मुझसे कुछ कह सको। बस इस बार माफ कर दो। पूनम की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मैंने आपको कभी मना किया क्या? कितना भरोसा करती थी आप पर आपने तो ऐसा कार्य किया है कि क्या कहूँ। शर्म आती है आप पर, स्वयं पर, हमारे रिश्ते पर। अरे आपने जो चाहा, जैसे चाहा वह सब किया, पर फिर ऐसा कार्य क्यों? इतनी गिरी हुई हरकत क्यों? मुझ में कोई कमी है तो बोलो। मानती हूँ उम्र हो चली, टीना जवान है, खूबसूरत है, पर आप भी तो अपनी उम्र देखते। क्या करा है आप स्वयं सोचिए। विशाल बोला, पूनम विश्वास मानो, मैंने टीना को स्पर्श तक नहीं किया है। हाँ, गया तो गलत ही करने था, पर कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि जब तक कुछ गलत करते सद्बुद्धि आ गई और उसी क्षण हम लोग अपना सामान पैक कर वापस आ गए। पूनम बोली, आपकी बात पर कैसे विश्वास करूं कि आपने कुछ नहीं किया? और विश्वास करने का सवाल इसलिए भी नहीं है कि आप और टीना 3 रात एक ही कमरे में और एक ही बिस्तर पर सोए, तो ऐसे कैसे संभव है कि आप लोग जिस घटिया काम को करने गए थे वह नहीं किया होगा? विशाल बोला, जिसकी चाहो उसकी सौगंध खा लूं, पर विश्वास मानो मैंने टीना को हाथ तक नहीं लगाया। पूनम बोली, सौगंध उससे क्या होता है? कोर्ट में प्रतिदिन न जाने कितने लोग गीता की झूठी सौगंध खाते हैं। फिर क्या होता है? कभी किसी को बीमार भी होते देखा है झूठी सौगंध खाने से? वैसे एक बात बताओ, जब व्यभिचार करने गए ही थे तो कुछ किया क्यों नहीं? भला ऐसी क्या समस्या आ गई? कहते कहते पूनम ने कुछ व्यंग्य सा कसा विशाल पर। उसकी उम्र का एहसास कराने के लिए विशाल ने पूनम को शिमला में टीना के साथ हुई स्त्रियों वाली मासिक समस्या के संदर्भ में सारी बात बताई और फिर पूनम को मनाते हुए जीवन में दोबारा ऐसा न करने का वायदा किया। पूनम बोली, यदि आप सच बोल रहे हो तो चलो खाटू चलते हैं। आपको बहुत विश्वास है ना बाबा पर? तो मुझे भी बहुत भरोसा है बाबा पर। इसीलिए विश्वास है कि आप बाबा के दरबार में झूठ नहीं बोलोगे। इसीलिए खाटू चलो और बाबा के दरबार में कहो कि आप भविष्य में ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे। विशाल बोला, स्वीकार है, कल ही चलो। पूनम फिर बोली, एक बात और, क्या मेरे कहने से टीना की छुट्टी करोगे? आज ही लो, आज ही छुट्टी करता हूँ टीना की। विशाल बोला,
विशाल ऑफिस पहुंचता है और अर्जेंटली टीना को बुलाता है। टीना शर्म के कारण सर झुकाए खड़ी है। उसकी विशाल से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही है। सर झुकाए टीना विशाल को बोलती है, जी सर। विशाल बोला, टीना, पहली बात, जो हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा और क्षमा प्रार्थी हूँ। और दूसरी बात, तुम अपना आज तक का हिसाब कराकर ये जॉब छोड़ दो। ये सुनते ही टीना रुआसी होकर बोली, सर ऐसा मत कीजिए, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। मेरी माँ बीमार रहती है, उनका इलाज कराना है। सर प्लीज़ मेरी छुट्टी मत कीजिए। विशाल बोला, टीना, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये आदेश पूनम मैडम की है, तुम उनसे बात कर लो। टीना अपसेट सी बोली, जी सर। टीना उसी समय पूनम के पास जाती है। टीना को देखते ही पूनम को क्रोध आने लगता है और पूनम गुस्से से टीना से कहती है, तुम अभी तक हो, जब मैंने तुम्हारी छुट्टी के आदेश दे दिए तो अभी तक गई क्यों नहीं? टीना घबराई हुई सी पूनम को मनाते हुए बोली, मैडम, माना गलती हो गई, पर प्लीज अब माफ तो कर दीजिए। गलती छोटों से ही होती है, आपकी छोटी बहन समान ही हूँ। ये सब सुनकर पूनम का गुस्सा कुछ कम होता है। फिर मन में कुछ विचार कर बोलती है, ठीक है, अब से तुम मेरे अधीन कार्य करोगी और तुम्हारी जगह विशाल के ऑफिस में सोनिया कार्य करेगी। टीना बोली, जी मैडम, थैंक्स मैडम। पूनम बोली, यदि मैंने दोबारा तुम्हारी ऐसी कोई हरकत देख ली तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टीना खुश होते हुए बोली, जी मैडम। उसी शाम को विशाल और पूनम अपने घर पर बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं। पूनम, सुनो, कल से आपके ऑफिस में सोनिया पहुंचेगी और टीना मेरे अधीन कार्य करेगी। विशाल बोला, ठीक है। अच्छा, अब कल सुबह खाटू चलना है क्या? पूनम बोली, आप देखो, आपकी कोई मीटिंग तो नहीं है? विशाल बोला, है, पर मुझसे जो भूल हुई उसके लिए बाबा के दरबार में माफ़ी तो मांगनी ही है और साथ ही बाबा का धन्यवाद देना है। इस सही समय पर मुझे सही राह दिखा दी, कहीं भूल हो जाती तो क्या होता? अपनी गलती के लिए मुझे प्रायश्चित भी करना है। पूनम बोली, तो ठीक है, कल सुबह खाटू चलते हैं। जय बाबा की, हारे के सहारे की जय, शीश के दानी की जय, लखदा तार की जय।